हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे संविधान सभा के भाग 4 यानी इसके पहले 3 पार्ट में हमने संविधान सभा की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ रहे होंगे और संविधान सभा कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है और कितनी महत्वपूर्ण जो है बातें हैं उससे जुड़े हुए जानने को, परीक्षा के दृष्टिकोण से कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। और अक्सर इस बात को ध्यान में रखिए कि वास्तव में देखिए, जब हम किसी भी विषय के संबंध में जब आद्योपांत जानकारी हासिल करना चाहते हैं, जब उसके बारे में हम ऐसी जो है जानकारी से अपने को जोड़ना चाहते हैं जिससे कि परीक्षा से संबंधित सारे प्रश्न उसका समाधान हो जाए, तो निश्चित रूप से आपको वक्त देना पड़ेगा और टीचर्स को भी और संस्था को भी एक बेहतर तरीके से प्रयास करना होगा। और यही हम सब कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए संविधान सभा से रिलेटेड जो सवाल है जो भारत के संविधान में, और केवल ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बस इतनी अच्छी अच्छी बातें, वैसे ऐसे ही बैच बना फिर वो क्या है कि वो सारी बातें, ये वास्तव में शुरू से अंत तक ऐसे ही क्लासेस चलेंगे। और यही विशिष्ट बातें हैं हम सब की, जो कहीं ना कहीं क्या है कि हमें एक विशेष कह सकते हैं कि एक पहचान जो है वो क्या है कि दिलाता है। तो आज के इस क्लास में हम सब थोड़ी और जो है विस्तार हम देंगे संविधान सभा की बातों को, और भाग 4 में हम आज के इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सदस्य किस किस तरह के थे, यानी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के, पारसी समुदाय के, ठीक है, अल्पसंख्यक में ईसाई समुदाय के, उनके रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन थे, यानी उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे। संविधान सभा में अगर महात्मा गांधी की बात की जाए, आप सब पढ़ते होंगे संविधान सभा के ये सदस्य थे, वो सदस्य थे, 389 मेंबर्स थे, 296 सदस्य का चुनाव होना था। फाइनली विभाजन के बाद 299 सदस्य बच गए, उसमें से इतने, ये तमाम तरह की बातें सुनते हैं। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं हम इतने खो जाते हैं कि हमें मालूम नहीं चलता कि महात्मा गांधी किधर चले गए। ठीक है, तो महात्मा गांधी की क्या स्थिति थी, महात्मा गांधी क्या संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के अगर सदस्य नहीं थे तो वो क्यों नहीं थे, वो संसदीय जनतंत्र के बारे में उनका क्या ओपिनियन था। ठीक है, साथ में हम सब इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि उस समय के प्रमुख जो समाजवादी में से एक थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भी संविधान सभा की सदस्यता की जो पेशकश थी उस पेशकश को उन्होंने ठुकरा दिया। इसी प्रकार तेज बहादुर सप्रू ने भाग नहीं लिया। तो तेज बहादुर सप्रू ने तो भाग नहीं लिया, वो तो स्वास्थ्य संबंधी जो है वो क्या है कि कारण था। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, ये भी अपने आप में एक सवाल है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि बाबा साहब अंबेडकर जो प्रारूप समिति के सदस्य और अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, सदस्य और अध्यक्ष चुने गए। आप सोचिए कि बाबा साहब अंबेडकर का भारतीय संविधान सभा में शामिल होने का उनका जो कह सकते हैं कि जो सफर रहा, वो सफर बहुत ही कठिन था। और आप इस बात को समझ जाइए कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन में संविधान सभा की जब चुनाव हो रहे थे, उस दौरान एक पल ऐसा भी आया जब वो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए और फिर जो है पहले अपनी पार्टी से चुनाव लड़े, हार गए। तो फिर क्या हुआ कि वो जो है मुस्लिम लीग की तरफ से बंगाल में चुनाव लड़े और फिर वहां पे जीत गए। और जीतने के बाद फिर विभाजन जब हुआ तो जिस क्षेत्र से वो जीते थे वो क्षेत्र बांग्लादेश जो आज का है, जो पूर्वी बंगाल था पहले, पूर्वी पाकिस्तान, वो पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में जो है वो क्या है कि वो क्षेत्र शामिल हो गया जहां से वो चुने गए। और इस प्रकार वो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। तो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए तो फिर हिंदुस्तान की संविधान सभा के फिर कैसे सदस्य बने। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग जो है वो कहानी है कि उसके बाद हिंदुस्तान संविधान सभा के ना सिर्फ सदस्य बने बल्कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष बन गए। और फिर उन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में उन्होंने इस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कि कहीं ना कहीं आज हम उन्हें, बाबा साहब अंबेडकर को किसी न किसी रूप में हम सब फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान का पिता कहकर पुकारा जाता है। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इसीलिए यह जो टॉपिक है ना, यह जो एपिसोड है, यह एपिसोड संक्षिप्त है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बैनर लगाया। अब देखिए यहाँ पे कि संविधान सभा का जो गठन हुआ, आपको पता है कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अंतर्गत हुआ था
और उसमें 389 मेंबर्स जो है वो क्या है कि चुने गए थे, या कह सकते हैं कि निर्धारित किए गए थे, और उसमें से 292 सदस्य ये ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आने थे, जबकि प्रिंसली स्टेट से 93 एंड 4 जो मेंबर्स थे वो कहां से आने थे, वो आने थे कमिश्नरी, जिसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहा जाता है। और हमने आपको बताया था कि चीफ कमिश्नरी जब प्रांत की बात या क्षेत्र की बात होगी तो इसका मतलब यही समझिएगा कि जिसे आज हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, जिसे हम आज यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, वो यूनियन टेरिटरीज को ही एक तरह से उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहकर पुकारा जाता था। तो 292 प्लस 200 प्लस 93 उसके बाद 4, ठीक है, तो सब मिलाकर 389 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो सदस्य होने थे देशी रियासत के ब्रिटिश भारत के प्रांतों के सदस्य, इसमें से निर्वाचित होना था, और देशी रियासत ब्रिटिश भारत के प्रांत और चीफ कमिश्नरी का जो क्षेत्र था यानी 296 सदस्य निर्वाचित होने थे, जबकि 93 मेंबर्स जो देशी रियासत से आने थे उनका नॉमिनेशन होना था, उनका मनोनयन किया जाना था, और जिसके लिए एक जो है वहां पर जो कह सकते हैं कि एक कमिटी, वार्ता समिति की बात जो है, निगोशिएटिंग कमिटी जिसे कहा गया, उसके थ्रू जो है वो क्या है कि चुना जाना था, ठीक है। तो इसमें यह ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में अब हम लोग उस 389 वगैरह सबके जंजाल से अलग हटते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि देशी रियासत की अगर हम बात करें, जिसमें कि कितने सदस्य आने थे, 93, और इस 93 मेंबर्स में अगर देखा जाए तो इसमें सर्वाधिक जो सदस्य थे वो किस प्रांत, किस रियासत से थे, तो ध्यान रखिएगा मैसूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब याद रखिएगा। यह सवाल पूछा जाता है कि देशी रियासतों में सबसे ज्यादा सदस्य, 7 सदस्य किसके थे, कौन से रियासत के थे, तो वो हो जाएगा मैसूर। और इसके बाद त्रावणकोर केरला जो है क्षेत्र है, इसके 6 सदस्य इसमें शामिल हुए थे, 6 सदस्य इसमें शामिल होने थे, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि हैदराबाद रियासत का एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल, शायद आप इसका कारण जानते होंगे कि हैदराबाद रियासत का एक भी प्रतिनिधि क्यों नहीं शामिल हुआ, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो हिंदुस्तान जब आजाद हुआ माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत, तो उसमें जो है एक योजना, एक स्कीम या एक उसमें प्रावधान यह भी था कि जो देश की 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है। और जहां तक देशी रियासत का सवाल है, तो देशी रियासत को फ्रीडम दिया गया था, फ्रीडम ये दिया गया था कि वो चाहें तो वो हिंदुस्तान में या फिर चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, और या फिर चाहे तो वो इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है बनाए रख सकते हैं। तो जो पाकिस्तान का जो हिस्सा था, उस हिस्से में जो जो देशी रियासत पड़ गए थे वो सब क्या है कि पाकिस्तान में शामिल हो गए। हिंदुस्तान में कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से करीब करीब सारे देशी रियासत को हिंदुस्तान में एक तरह से उसका विलय कर लिया गया, ठीक है, उसको मिला लिया गया। लेकिन 3 ऐसे जो है वो कह सकते हैं कि प्रांत थे जहां पर कह सकते हैं कि दुविधा की स्थिति, या जहां जो भारत में मिलने से इनकार कर दिया, जैसे जम्मू कश्मीर ने कहा कि मैं अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस रखूंगा, तो जम्मू कश्मीर की जो है इजाजत मिल गई, और इसलिए इजाजत मिल गई क्योंकि वो ऊपर के हिस्से में था, और ऊपर के हिस्से में रहने से, ठीक है, अगर वो माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत उनको राइट मिला कि आप अपने क्षेत्र में जो है वो क्या है कि मैं अपना स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्टेटस रख सकता हूं, तो उसके इंडिपेंडेंट स्टेटस से हिंदुस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता था क्योंकि वो ऊपर के हिस्से में था। लेकिन अब आप सोचिए हैदराबाद आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, आप देखिए कहां पर है। इसके बाद जूनागढ़ का क्षेत्र जो है जो गुजरात में, वो कहां पर, काठियावाड़ के क्षेत्र में। लेकिन ये हैदराबाद भी चाहता था पाकिस्तान में मिल जाए, और ये जो है जूनागढ़ भी चाहता था वो पाकिस्तान में मिल जाए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है इस बात का एहसास हो गया कि अगर हैदराबाद, अब हैदराबाद कोई जो है कह सकते हैं वस्तु तो नहीं है उसको उठाकर आप वहां पे ले जाओगे पाकिस्तान, हैदराबाद तो रहेगा वहीं पे। बांग्लादेश कहां था और पाकिस्तान कहां था, और आप सोचिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो है वो कह सकते हैं कि आज जो है वो अलग अलग देश है, लेकिन पाकिस्तान कैसे उसको हैंडल कर पाता। आप सोचिए कितनी दिक्कत वाली बात है। तो उसी तरह से पाकिस्तान वहां होता और हैदराबाद यहां होता
तो कैसे होता। और अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अलग राष्ट्र है और तब हिंदुस्तान के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हैदराबाद अगर भारत के अंदर एक फोड़े की तरह था, इसीलिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि यह भारत के शरीर पर एक फोड़े की तरह है, ठीक है। तो वो अगर कह सकते हैं कि हैदराबाद अगर उसको इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया जाता या पाकिस्तान में दे दिया जाता तो ये तमाम तरह की दिक्कतें क्रिएट कर सकता था स्वतंत्र भारत के। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां पे दूरदर्शिता से काम लिया और फिर ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को जो है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि हैदराबाद को जिस अभियान के अंतर्गत, जिस ऑपरेशन के अंतर्गत हिंदुस्तान में मिलाया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो फैक्ट्स बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। हैदराबाद को जो है ऑपरेशन पोलो चलाकर हिंदुस्तान, ये एकदम ध्यान रखिएगा। और रीजन क्या है ऑपरेशन पोलो कहने का कारण क्या था कि इसका रीजन ये था कि हैदराबाद जो है वो उस समय पोलो ग्राउंड के लिए दुनिया में विख्यात था, ठीक है। यानी हैदराबाद और पोलो ग्राउंड एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। तो इसलिए हैदराबाद के खिलाफ जब ताकत का प्रयोग करके जब उसे हिंदुस्तान में मिलाने की बात हुई तो जो ऑपरेशन चलाया गया भारत की सरकार की तरफ से, उस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो कहा गया। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, देशी रियासतों में सर्वाधिक 7 सदस्य मैसूर से हो गए, इसके बाद का 6 सदस्य त्रावणकोर से हो गया। लेकिन जब ब्रिटिश भारत के प्रांत की बात की जाएगी तो हमेशा से आज भी जो है सबसे ज्यादा सदस्य जो है, अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आते हैं, संयुक्त प्रांत से। अगर आप विधानसभा के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो संख्या ज्यादा है, तो वो हो जाएगा संयुक्त प्रांत। और यही संयुक्त प्रांत, ध्यान रखना है कि ये जो संयुक्त प्रांत है ना, ये आज का उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, आज का उत्तर प्रदेश। और जब मध्य प्रांत की बात आएगी ना तो वो आज का मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो संयुक्त प्रांत आज का, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में इसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहा गया यूनाइटेड प्रोविंस कहा गया, यानी यू से यूनाइटेड, पी से प्रोविंस, यूपी हो गया। और आज भी इसे यूपी कहा जाता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि पहले यूपी मतलब होता था यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत, आज यूपी का मतलब होता है उत्तर प्रदेश हो गया। तो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे उसके सर्वाधिक सदस्य जो है वो कहां से थे, 55 सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। और तत्पश्चात मद्रास से 49, बिहार से 36, बंबई से 21। उस प्रांत वो तमिलनाडु को मद्रास प्रांत कहा जाता था। बंबई जो प्रांत थे इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, जो गोवा या ये सब जो क्षेत्र थे वो सारे क्षेत्र उसके अंतर्गत आते थे। तो जो प्रांत होता था वो बड़ा विस्तार लिए हुए होता था, विस्तृत फलक लिए। मद्रास की बात करें तो मद्रास के अंदर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह का क्षेत्र आता था, तो इसलिए वो सब बड़े प्रांत के क्षेत्र में बड़े प्रांत होते थे। सोचिए आज बिहार कितना बड़ा है, लेकिन मद्रास जो है उस समय कितना बड़ा था। और रीजन ये था कि उस समय आंध्र प्रदेश जो है वो क्या है कि वो भी उसमें शामिल था। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो देशी रियासत में मैसूर से इतने हो गए 7 सदस्य सर्वाधिक, और ब्रिटिश भारत के प्रांतों में सर्वाधिक 55 सदस्य जो है वो संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस से हो गए, ठीक है। जहां तक अब बात रहती है, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, ये सब याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित जो सीट्स थे वो 26 थे, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित जो सीट्स थे वो कितने थे, 33। और अल्पसंख्यकों के लिए 36% सीट्स जो है वो डिसाइड किया गया। संविधान सभा में विभिन्न वर्गों के जो प्रतिनिधि थे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब जो है ना, ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंग्लो इंडियन, ठीक है, ये एंग्लो इंडियन जो है इसके बारे में अलग से बात मैं करूंगा। और ये जो है एंग्लो इंडियन में बस इतना समझ जाइए कि आंग्ल का मतलब सिर्फ अंग्रेज नहीं होते हैं, आंग्ल का मतलब होता है संविधान, भारत के संविधान के अनुसार सभी यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन। और वो क्या है, ये फादर की तरफ से या तो पिता या फिर पिता परदादा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो भारत मतलब यूरोपीय हो और भारतीय जो है वो महिला हो, ठीक है, शादी किया हो जो भी हो। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि यहां पर
जो है वो क्या है, आंग्ल इंडियन का है। बस आंग्ल इंडियन का मतलब यहां पे आंग्ल का मतलब अंग्रेज सिर्फ मत समझिएगा, आंग्ल का मतलब यहां पे यूरोपीय है। सामान्य तौर पे आंग्ल का मतलब अंग्रेज समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रैंक एंथनी, तो आंग्ल इंडियन को रिप्रेजेंट जो संविधान सभा में कर रहे थे वो फ्रैंक एंथनी था। पारसी जो है, सॉरी फ्रैंक एंथनी थे। पारसी में जो है एचपी मोदी। इसके बाद ईसाई धर्म की या ईसाइयों के को रिप्रेजेंट कर रहे थे हारून कुमर मुखर्जी यानी एचसी मुखर्जी। इसी प्रकार मुस्लिम लीग सादुतुल्ला खां। अब आप सोचोगे मुस्लिम लीग कैसे हो गया, जब विभाजन हो गया, जब चले गए तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग क्या हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग भले ही चले गए पाकिस्तान, लेकिन मुस्लिम लीग के बहुत सारे सदस्य हिंदुस्तान के अंदर ही रह गए। तो उसमें से जो है जब जो रह गए उनको भी रिप्रेजेंटेशन देना था मुस्लिम लीग की तरफ से। मुस्लिम लीग का एक धड़ा यहां रह गया था, तो ईसाइयों की तरफ से एचसी मुखर्जी और मुस्लिम लीग की तरफ से सादुतुल्ला खां को जो है दिया गया। तो इसलिए यहां पे लिख दिया भारत विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के जो सदस्य भारत में रहना चाहते थे उन्हें संविधान सभा में स्थान दिया गया, जैसे मोहम्मद सादुतुल्ला। इन्हें प्रारूप समिति का ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उस ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। कितना महत्वपूर्ण जो है जगह पे इनको नियुक्त किया गया, ठीक है, नियुक्त किया गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार करने वाले दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है वो कौन कौन थे। तेज बहादुर सप्रू स्वास्थ्य संबंधी कारणों से, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई बहुत ज्यादा डिबेटेबल जो है टॉपिक है ही नहीं, क्योंकि वो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इनकार कर दिया। बट जयप्रकाश नारायण की बात करें तो जयप्रकाश नारायण समाजवादी थे और वो संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। और क्यों इनकार कर दिया, क्योंकि वो संविधान सभा को प्रतिनिधि सभा नहीं मानते थे, इसको रिप्रेजेंटेटिव जो है असेंबली नहीं मानते थे। और वास्तव में रिप्रेजेंटेटिव असेंबली था भी नहीं, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का देखिए ये आरोप संविधान सभा के मतलब संविधान सभा पर लगाया जाता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ वो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित प्रावधानों के अनुसार हुआ। पारित प्रावधानों के अनुसार तो हुआ ही हुआ, साथ में सदस्यों का जो चयन था वो सदस्यों का चयन डायरेक्ट जनता के द्वारा कह सकते हैं कि इलेक्टेड नहीं था, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं थे, बल्कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत अगर देखा जाए तो कुछ प्रांतों में जैसे विधानसभा वगैरह का गठन हुआ था, ठीक है, 1945 में भी जो है वो क्या है कि चुनाव हुए थे। तो उसमें क्या था कि जो प्रांतों की विधानसभा थे उस प्रांतीय विधानसभा के सदस्य ही जो है वो क्या है कि वो प्रतिनिधि भेज रहे थे। और जबकि भारत के संविधान सभा का जो सदस्य थे वो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया नहीं थे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसलिए उसके प्रतिनिधित्व सभा होने पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा जो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर संविधान सभा के सारे जो सदस्य थे उन सदस्यों को अगर आप देखिए, चाहे बाबा साहब अंबेडकर सोचिए कि वो जो है पाकिस्तान विधानसभा के संविधान सभा के सदस्य बन गए, बावजूद उनको जो है फिर क्या हुआ कि जैसे मतलब जो है कोशिश की गई कि उनको संविधान सभा में जगह मिले, जबकि कांग्रेस के साथ एक प्रकार से उनका एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने क्या किया कि बाबा साहब अंबेडकर को जो है उन्होंने क्या है कि बाद में शुरू में कुछ बातें हुई थी, लेकिन बाद में बंबई विधान जो सभा है वहां से उनको जो है वहां की विधानमंडल की तरफ से उनको जो है वो क्या है कि भेजा गया। तो बाबा साहब अंबेडकर को फिर जितना भी देख रहे हैं क्रिश्चियनिटी को भी जो है रिप्रेजेंटेशन मिला, हिंदू महासभा को भी रिप्रेजेंटेड मिला, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह सब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि भले ही वो आम जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं था, लेकिन वो वास्तव में आम जनता को रिप्रेजेंट करते थे। और चुनाव क्यों नहीं हुआ ये भी आपको समझना है कि चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस समय की जो परिस्थितियां थी ना, उस परिस्थिति में अगर आप चुनाव कराने बैठते तो आपको बहुत लंबा समय लगाना पड़ता, क्योंकि सबसे पहले तो इलेक्टोरल जो है रोल यानी कि निर्वाचक जो नामावली है पहले वो तैयार करना, फिर बहुत सारी प्रक्रिया है ना। चुनाव ऐसे तो होगा नहीं पूरे भारत, और भारत इतना विशाल क्षेत्रफल वाला देश है कि आप तुरंत चुनाव नहीं करा सकते जब तक कि आपका पूरा सिस्टम जो है वो क्या है कि अगर डेवलप नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कह सकते हैं कि पूरी व्यवस्था नहीं है, तो आप चुनाव करा ही नहीं सकते थे। तो इसलिए उस साल जबकि वहां पर जो भी करना था तुरंत करना था, तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो 1945 में चुनाव हुए, जो पहले से जो प्रांतों में सरकार काम कर रही थी वहां से जो है वो कहा जाता है कि एक प्रकार से
जो विधानमंडल उसके सदस्य ने क्या किया, संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो जो जयप्रकाश नारायण थे वो कहते थे कि ये रिप्रेजेंटेटिव तो है ही नहीं, ठीक है, आम जनता ने तो चुनकर भेजा नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या है कि वहां से बनाए गए एक अधिनियम के अंतर्गत या भेजे गए एक मिशन के प्रस्ताव के अंतर्गत इसको जो है वो क्या है कि क्रिएट किया गया। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने जब बात कही थी संविधान सभा के बारे में तो उन्होंने ये कहा था कि ये आम जनता का प्रतिनिधि होगा, तो वो उस रूप में नहीं है और इसलिए मैं इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो जयप्रकाश नारायण ने इस ग्राउंड पर उन्होंने क्या है कि इसकी सदस्यता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और देखिए जो भी बातें मैं बता रहा हूं ना उसका एक राइट भी यहां पे, तो जो नोट्स बनाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं क्या है, आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं गंभीरता पूर्वक तो ये नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ऑफलाइन क्लास में भी आते तब भी तो बनाते ना। तो यहां पर इसको जो है गंभीरता से समझिए कि इसको जो लिखा गया ये आपके लिए लिखा गया, ठीक है। मैंने तो बोल दिया ना, मैं तो आपको बोल दिया, अब आपको समझना है नहीं समझना है ये आपकी जिम्मेदारी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने आपको यहां पर लिख भी दिया और मैं पढ़ूंगा भी, पढ़ भी दूंगा और इसके बाद केवल आपको इसको नोट करना है, ठीक है। इसके लिए अलग से जो है वो बोलने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे देखिए जयप्रकाश नारायण क्यों नहीं शामिल हुए। तो जब आप नोट्स बनाओगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें हेडिंग वैसे ही दे दीजिएगा। जयप्रकाश नारायण ने अस्वीकार करने का कारण बतलाते हुए कहा, यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान सभा से बहुत भिन्न है जिसकी रूपरेखा पंडित नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। इसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की, अतः इसके द्वारा हम उस स्वतंत्रता को पाने की आशा कदापि नहीं कर सकते जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, आप देखिए वीडियो ना, पहला वीडियो हमने बताया था तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने आपको अंतर बताया था कि इसमें ये चाहते थे संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों को ठीक उसी तरह से चुना जाए जिस तरह से हम क्या करते हैं कि हम अपने सांसदों को चुनते हैं, हम अपने विधायकों को चुनते हैं। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे पहले जनता जो है विधायक को चुनेगी या विधायक को चुन चुकी थी, तो चुने गए जो विधायक थे, विधायक अब जो है संविधान सभा के सदस्य को उनको चुनना था। तो उनका जो है यह मानना था कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट फ्रेंचाइजी और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अब देखिए महात्मा गांधी की जहां तक बात है तो महात्मा गांधी संविधान सभा को जो है नापसंद करते थे। यहां तक कि आप समझ आइए कि संसदीय जनतंत्र को ही नापसंद करते थे। क्योंकि वहां पर होता क्या था, अब देखिए एक बात समझिएगा कि हम क्या करते हैं कि देखिए उनकी जो नाराजगी या कह सकते हैं जो मतभेद था वो मतभेद किस बात को लेकर था, इस बात को समझिएगा, ठीक है। उन्होंने ये कहा, और होता क्या है कि आप ऐसे समझिए कि हम किसी पार्टी से क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़के फिर हम क्या है सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद हमें ये लगता है कि जो पार्टी लाइन पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। पार्टी के अगेंस्ट में हम नहीं बोल सकते हैं। जो हमारी मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो बात कहेगी हम सबको उसका समर्थन करना पड़ेगा, भले ही हमें पसंद हो या ना हो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इस पार्टी जो कह रही है या जो कह सकते हैं कि विधेयक या कोई कानून जो है बनाना चाहती है जिस विषय पर, उससे हम इत्तेफाक व्यक्तिगत तौर पर नहीं रखते हैं। तो नहीं रखते हैं तो हम क्या कर, लेकिन हमें फिर भी क्या करना होगा, हमें फिर भी उसका साथ देना पड़ेगा। तो यहां पर जो उसके बाद सरकार से चाहे हम कह सकते हैं उसके साथ हैं, उस पार्टी में हैं, तो हम चाहे उसके इत्तेफाक रखते हो ना रखते हो, लेकिन हमें समर्थन करना पड़ेगा, हमें उसका हर पक्ष रखना, हमें अपनी पार्टी की चाहे वो बुरा हो लेकिन हमें अच्छा ही बताना पड़ेगा, हमें लुभाना पड़ेगा दर्शकों को, मेरी पार्टी ने ये कर दिया, ठीक है, हमें आकर्षित करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप समझ जाइए कि जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी जो है वो संसद को जो है वो बांझ और वैश्या कहा करते थे, क्योंकि वैश्याओं का भी काम क्या है, आकर्षित करना है, अपनी बातों से लुभाना है। तो जस्ट लाइक ठीक इसी तरह से जो है और महात्मा गांधी मेरे हिसाब से बहुत हार्ड स्टेटमेंट जो है उन्होंने दिया था। अब यहां पे समझिए संविधान सभा में गांधी जी ने भाग नहीं लिया क्योंकि उन्हें संसदीय जनतंत्र में आस्था नहीं थी। उन्होंने कहा था जिसे आप पार्लियामेंट की मां कहते हैं,
वह तो बांझ और वैश्य है, ठीक है। इसलिए उन्होंने ना तो संविधान सभा में भाग लिया और ना ही संविधान निर्माण में बाधा ही उत्पन्न की। एक महान लेखक कार्लाइल ने पार्लियामेंट को दुनिया का बकवास खाना कहा था। जस्ट लाइक आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये कार्लाइल वाली बात मैंने इसलिए लिख दिया, इसमें शामिल कर दिया क्योंकि गांधी जी कहीं ना कहीं एक तरह से इनडायरेक्ट रूप से वो इसी तरह की बात कहना चाहते थे, ठीक है, इसी तरह की बात कहना चाहते थे। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्लाइल ने दुनिया का बकवास खाना कहा है। तो कभी कभार क्या होता है कि संसद में इतनी मतलब जो है प्रलाप होते हैं और इतना बकवास होने लगता है कभी कभार, जो बार बार कई बार सवाल उठते हैं कि भाई वहाँ पे प्रति मिनट पे इतने खर्च होते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो वहाँ पे फालतू बातें जो है, या कह सकते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, हमेशा स्थगन हो जाता है, एडजॉर्नमेंट हो जाता है। तो ये सब जो है, तो इस तरह से कार्लाइल की अगर बात करें तो कभी कभार ऐसा प्रतीत होता है, हालांकि इस तरह से कहना सही नहीं होगा, लेकिन क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमें हमारे जो सांसद है, विधायक है, उन सबको थोड़ा सा ये जरूर जो है ध्यान रखना चाहिए कि कहीं परसेप्शन ऐसा तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो एक महान लेखक कार्लाइल ने पार्लियामेंट को दुनिया का बकवास खाना कहा था। जो जिस दल का सदस्य होता है वह आंख मूंद कर उसी को अपना वोट देता है और इसे देने को वह मजबूर भी है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। तो संविधान सभा में साम्यवादी दल का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ, किंतु मार्क्सवादी और फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि साम्यवादी दल का कोई सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाया, मार्क्सवादी एवं फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इसी तरह से हमने आपको बताया समाजवादी दल ने प्रतिनिधित्व अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर भी समाजवादी विचारधारा रखने वाले अनेक सदस्य कांग्रेस की ओर से संविधान सभा के सदस्य थे। और हिंदू सभा महासभा के दो भूतपूर्व अध्यक्ष एम.आर. जयकर, ठीक है, एम.आर. जयकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे, ठीक है। और बाद में देखिएगा जब बाबा साहब अंबेडकर, ठीक है, बाबा साहब अंबेडकर को जब शामिल किया गया तो एम.आर. जयकर की ही जगह पे शामिल किया गया था, क्योंकि किसी कारणवश एम.आर. जयकर जो है वो क्या है कि त्याग पत्र दे दिए थे और उनका स्थान जो है रिक्त पड़ा था मुंबई से, ठीक है। और वहीं से जो है फिर क्या हुआ कि जुगाड़ बनाकर बाबा साहब अंबेडकर को वहां पे शामिल किया गया था, ठीक है। अब यहां पे समझिए बाबा साहब अंबेडकर, ठीक है। तो देखिए सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में, ठीक है, इसको पहले समझिए कि हुआ क्या था कि 1942 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो है उन्होंने क्या किया था, एक संगठन बनाई थी। यहां तक कि आप इस बात को समझिएगा कि 1935 का जब इलेक्शन हुआ था तो इलेक्शन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत 1937 में जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में बाबा साहब अंबेडकर जो है इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन नामक एक संस्था बनाई थी, उस संस्था की तरफ से वो चुनाव लड़े थे और वहां पे मुंबई से वो जीत भी गए थे। इसके बाद 1942 ईस्वी में उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के नाम से उन्होंने क्या कि एक संस्था बनाई और उसी पार्टी की तरफ से 1900 मतलब जो है कह सकते हैं कैबिनेट मिशन के जब चुनाव हुए 1946 में, तो उस चुनाव में क्या हुआ कि वो जब मतलब उस अपने प्रतिनिधि चुनाव की तरफ से जो है अपनी पार्टी की तरफ से वो प्रतिनिधि के रूप में जब खड़े हुए तो क्या हुआ कि वो हार गए। जब हार गए तो फिर क्या हुआ, फिर और 296 सदस्य सब चुन लिए गए, लेकिन क्या हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर उसमें शामिल नहीं हो पाए। तो उस समय क्या था ये ध्यान रखिएगा कि जो है बंगाल के एक दलित नेता थे जोगेंद्र नाथ मंडल, और इनके बारे में ये समझ लीजिए कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का विभाजन हुआ, जब पाकिस्तान बना तो ये पाकिस्तान चले गए थे और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री, ये ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जो है वो जोगेंद्र नाथ मंडल थे, ठीक है। वो दलित नेता थे, मुंबई के थे, महाराष्ट्र के थे। तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब अंबेडकर जो है वो क्या है कि वो हार गए, चुनाव हार गए, तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग, जो बंगाल में मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग से बात किया और बात करने के बाद मुस्लिम लीग की तरफ से जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे उन्होंने क्या किया, बाबा साहब अंबेडकर को जैसुर खुलना, ठीक है, जैसुर खुलना, ये सब याद रखिएगा कि जैसुर खुलना बंगाल में जो है वो क्षेत्र उस हिस्से में पड़ता था जो आज बांग्लादेश का हिस्सा है। तो जैसुर खुलना क्षेत्र से मुस्लिम लीग की तरफ से बाबा साहब अंबेडकर क्या हुए, भारतीय संविधान सभा के सदस्य बन गए। लेकिन क्या हुआ, जब 1947 में विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद जो है जो जैसुर खुलना का क्षेत्र था वो जैसुर खुलना आप समझ जाइए हिंदू बहुल क्षेत्र होते हुए भी ये पड़ गया किस हिस्से में, पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल किधर चला गया था, पाकिस्तान के हिस्से में। तो पाकिस्तान के हिस्से में यानी जैसुर खुलना
की तरफ से उस क्षेत्र से बाबा साहब अंबेडकर का चुनाव हुआ। तो जब वो कट गया तो वो जैसुर खुलना उधर चला गया और वो क्या हो गया, पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। तो जब पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य हो गए, यानी कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं भारतीय हिंदुस्तान संविधान सभा से सदस्यता रद्द हो गई, तो वो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य हो गए, चूंकि जैसुर खुलना उधर आते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या है, बाबा साहब अंबेडकर को जो है बड़ा झटका लगा, बड़ा ये हुआ, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की तरफ तो जाना चाहते नहीं थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि वो पाकिस्तान संविधान सभा के सदस्य बन गए। तब वहां पर क्या है कि जो भारतीय संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, जिनको आप समझ जाइए कि इनके बारे में अभी आगे हम बताएंगे, अभी तो संविधान सभा की बात चल रही है, इनके बारे में आप बताएंगे। बस इतनी बात समझ लीजिए, BN राव की जो महत्ता है, उनका जो इंपॉर्टेंस है, वो किस बात को लेकर है। तो आप ये समझ जाइए, जो प्रारूप समिति है वो प्रारूप समिति के पहले जो है, कहते हैं ना, अक्सर सुनते हैं नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ से लिया गया, या फिर मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से, वहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था। तो ये जो आप सुनते हो तो आपके दिमाग में कभी ये बात है, और हमने पहले वीडियो में यही बताया था कि आपने कभी सोचा कि ये पढ़ा किसने, कौन थे जो उन सारे देशों में गए और उन देशों के संविधानों को पढ़ा और जो हमारे देश के हिसाब से सही था, उन सब को वो बटोर कर लाए हिंदुस्तान। तो ये ध्यान रखिएगा, ये BN राव ही थे, और BN राव को लोग नहीं जानते, और BN राव के नाम से कहीं कोई जो है संस्था नहीं है। लेकिन क्या है, BN राव का जो रोल था, बाबा साहब अंबेडकर प्रारूप समिति में जो प्रावधान पर जो चर्चा कर रहे थे, तो वो प्रावधान किसने बनाया था, तो मोटे तौर पे कच्चे रूप में BN राव ने जो है वो क्या है कि वो सारे प्रावधान बना लिए थे और उसी को प्रारूप समिति को दिया, और प्रारूप समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने उस पर विचार विमर्श किया, फिर उसको संविधान सभा में रखा गया, और फिर जो वहां पर डिस्कशन होता था, संशोधन होता था। तो तब BN राव ने क्या है, वो जानते थे बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिभा को, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसुर खुलना से उधर चले गए, ठीक है, तो जैसुर खुलना से उधर चले, फिर क्या हुआ कि उन्होंने संविधान सभा के जो अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बात किया, और बात करने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तब बंबई के जो मुख्यमंत्री उस समय प्रधानमंत्री का थे, तो वो जो है वो क्या है, बीजी खेर से बात की, और फिर जो है जो MR जयकर, हमने बताया ना, MR जयकर की सीट जो है बंबई विधान सभा की तरफ से जो संविधान सभा के सदस्य भेजे जाने थे, वो जो है वो क्या है कि वो सीट खाली पड़ा था, तो वहीं से फिर बाबा साहब अंबेडकर को जो है वो क्या है कि भेजा गया, और फिर बंबई विधान मंडल की तरफ से वो संविधान सभा के सदस्य चुने गए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये इतनी कहानी। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि बाबा साहब अंबेडकर कहां से चुने गए, किस पार्टी से, तो कांग्रेस की पार्टी से। उनकी अपनी पार्टी से वो हार गए थे, तो कांग्रेस की तरफ से चुने गए। कहां से चुने गए, बंबई विधानसभा की तरफ से चुने गए। बंबई विधानसभा के पहले वो कहां से चुने गए थे, जैसुर खुलना के क्षेत्र से। जैसुर खुलना के पहले वो हार गए थे। तो ये पूरी बातें यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। तो संविधान सभा में भेजे गए शुरुआती 296 सदस्यों में बाबा साहब अंबेडकर दुर्भाग्य से नहीं चुने गए थे। 1945-46 के चुनाव में वे उत्तरी मुंबई से अपने द्वारा गठित पार्टी 1942 में वो अनुसूचित जाति संघ यानी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की ओर से चुनाव लड़े थे। ये ध्यान रखिएगा, 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था, तो उसके अंतर्गत 1937 में चुनाव हुआ। उस समय वो एक नई पार्टी से लड़े थे, जिस पार्टी का नाम था इंडिपेंडेंस लेबर यूनियन, ठीक है। ये लेबर यूनियन, इस पहले सब आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस लेबर यूनियन पार्टी से चुनाव लड़े थे और उस समय जीते भी थे। लेकिन 1945-46 में जो चुनाव हुआ था, ध्यान रखिएगा, वो इंडिपेंडेंस लेबर यूनियन नहीं था। 1942 में उन्होंने एक संस्था स्थापित की थी, एक पार्टी बनाई थी, अनुसूचित जाति संघ शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, और की ओर से चुनाव लड़े थे, किंतु हार गए, ठीक है, किंतु हार गए थे। इसके बाद उनकी मदद के लिए बंगाल के दलित नेता, ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल सामने आए और उन्होंने मुस्लिम लीग की मदद से अंबेडकर को बंगाल के कौन से, ध्यान रखिएगा, जैसुर खुलना क्षेत्र से संविधान सभा में प्रवेश दिलाया।
उल्लेखनीय है कि यही जोगेंद्रनाथ मंडल बाद में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बने, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। और लेकिन क्या था कि 1950 में वो पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गए। वहां पे गए तो उनको पता चल गया कि वहां की स्थिति क्या होने वाली है, उन्होंने अनुमान लगा के, और उसके बाद फिर 1950 में जब संविधान भारत का लागू होने वाला था तो उस समय वो तुरंत जो है वापस आ गए, ठीक है। तो ये अपने आप में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। इसके आगे समझिए, इसके बाद क्या हुआ, विभाजन के बाद हिंदू बहुल क्षेत्र होने के बावजूद जैसुर खुलना का क्षेत्र किधर हो गया, पाकिस्तान यानी पूर्वी बंगाल में शामिल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर पाकिस्तान की संविधान सभा के सदस्य बन गए और भारतीय संविधान सभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद बीएन राव ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनको संविधान, ठीक है, ये संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीएन राव, और जानते भी होंगे आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से उनको संविधान सभा में रखने की बात की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई के प्रधानमंत्री, जो हमने आपको बताया ना, उसमें प्रधानमंत्री कहलाते थे, जो प्रांतों के मुख्यमंत्री होते थे, ठीक है, जो आज कहते हैं। तो बीजी खेर से बात कर अंबेडकर को बंबई से संविधान सभा में भेजने का निर्णय किया, ठीक है, निर्णय किया, ये किया गया नहीं होगा, किया। अंततः वे बंबई कांग्रेस विधानमंडल द्वारा चुन लिए गए, बंबई कांग्रेस विधानमंडल द्वारा चुन लिए गए, क्योंकि एमआर जयकर, ये सब ध्यान रखिएगा किसके स्थान पर चुने गए, कहां से चुने गए, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो सब बहुत महत्वपूर्ण है। किससे बात की, बीजी खेर से, ठीक है। कौन सी पार्टी से चुने गए, कांग्रेस पार्टी से, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बंबई कांग्रेस विधानमंडल द्वारा चुन लिए गए क्योंकि एमआर जयकर के त्याग पत्र के कारण वह स्थान रिक्त पड़ा था। इस प्रकार उन्हें बंबई से संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से भेजा गया। तो इस तरह से ये सब जो है कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था, हमने आज के क्लास में बताया। आज मैं इतना ही बतलाऊंगा आपको, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब बात करेंगे संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी, ठीक है, 15 महिला सदस्य थी, उनके बारे में हम सब बात करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण है, हमने बहुत विस्तार से इस पर रिसर्च किया है और फिर वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और साथ में एक सभ्य भारतीय नागरिक और एक जागरूक भारतीय नागरिक होने के नाते। और साथ में जैसे हम पढ़ते हैं ना, हमारे आपको पता होगा कि जो 1976 में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे ना, 42वां संविधान संशोधन, उसमें सबसे पहला जो मूल कर्तव्य कि संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, उसके राष्ट्रीय संस्था, ठीक है, संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करे। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करें। तो अब आप बताओ कि ये सब कैसे, जब तक आप जानेंगे नहीं, आप सम्मान कैसे करेंगे आप, है ना। तो सम्मान करने के लिए पहले तो जानना चाहिए हो ना, और वो उन्होंने क्या योगदान दिया, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे। अब आप बताओ कैसे करोगे, उच्च आदर्शों को कैसे समझेंगे। इसलिए मैं क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन हिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ या राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाता हूँ और संविधान सभा भी पढ़ाता हूँ और संविधान भी पढ़ाता हूँ। इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ना, क्योंकि उससे क्या कोरिलेशन है। जब तक आप नहीं राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे, आप संविधान सभा नहीं समझ सकते हो। संविधान सभा की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो नहीं समझ सकते, है ना। तो इस वजह से जो है हमने आपको बताया। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।